अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। डियर वीवर, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है लिम्फेटिक फिलेरियासिस। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिम्फेटिक फिलेरियासिस एक इन्फेक्शन है जो टिश्यू निमाटोड की वजह से होता है। और हम सारे लोग जानते हैं कि जो निमाटोड है, राउंड वर्म्स जो हैं, उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक को हम इंटेस्टिनल निमाटोड कहते हैं और दूसरे को हम टिश्यू निमाटोड कहते हैं। इंटेस्टिनल निमाटोड वो निमाटोड है जिनके एडल्ट वर्म्स जो हैं वो इंटेस्टाइन्स ऑफ द ह्यूमन होस्ट में रहते हैं, तो इसलिए हम इनको इंटेस्टिनल निमाटोड कहते हैं। जबकि टिश्यू निमाटोड जो है ये वो वाले निमाटोड है जिनके एडल्ट वर्म जो हैं वो अदर देन इंटेस्टाइन्स, दूसरे जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए हम उनको टिश्यू निमाटोड कहते हैं। लिम्फेटिक फिलेरियासिस भी टिश्यू निमाटोड का एक इन्फेक्शन है जो मेनली लिम्फेटिक सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है, इसलिए इसको लिम्फेटिक फिलेरियासिस कहते हैं। तो लिम्फेटिक फिलेरियासिस क्या है, कौन से टिश्यू निमाटोड जो है वो लिम्फेटिक फिलेरियासिस को काज करते हैं, इसकी ट्रांसमिशन ह्यूमन बीइंग में कैसे होती है और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस क्या है, हम इसको लेबोरेटरी में किस तरह डायग्नोस करेंगे, तो ये सारी बातें आज के इस पावर पॉइंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने पावर पॉइंट के लेक्चर की तरफ और शुरू करते हैं अपना लेक्चर लिम्फेटिक फिलेरियासिस का। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि फिलेरियासिस का क्या मतलब है। फिलेरियासिस एक्चुअली निमाटोड में, टिश्यू निमाटोड में एक ग्रुप है जो माइक्रोफिलेरी प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रोफिलेरी जो है ये उनका एक डेवलपमेंटल स्टेज है जिसको फर्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज कहते हैं, जो एम्ब्रियो के बाद बनता है। ठीक है, तो ये माइक्रोफिलेरी की वजह से इस सारे ग्रुप को फिलेरियल निमाटोड भी कहा जाता है। तो इसलिए ये जो डिजीज़ कॉज करते हैं उसको हम लिम्फेटिक फिलेरियासिस या टिश्यू निमाटोड डिजीज़ भी कहते हैं। अच्छा, लिम्फेटिक फिलेरियासिस जो है इसके जो कॉजेटिव एजेंट है वो मॉस्किटो बोर्न फिलेरियल निमाटोड है। मैंने आपको बताया कि फिलेरियल निमाटोड वो वाले निमाटोड है जो माइक्रोफिलेरी प्रोड्यूस करते हैं एज अ डेवलपमेंटल स्टेज। ठीक है, अच्छा ये कौन कौन से बॉम्ब्स हैं? उचरीरा बेनक्रॉफ्टी है, उचरीरा ब्रूगिया मलाई है और ब्रूगिया थिमोरी है। ये तीन इंपॉर्टेंट टिश्यू निमाटोड जो है ये लिम्फेटिक फिलेरियासिस कॉज कर सकते हैं। लेकिन 90% ऑफ लिम्फेटिक फिलेरियासिस जो है वो उचरीरा बेनक्रॉफ्टी कॉज करता है, तो इसलिए हम आज के लेक्चर में उचरीरा बेनक्रॉफ्टी को ही डिस्कस करेंगे। जो फीमेल वॉर्म है उचरीरा बेनक्रॉफ्टी के, वो 80 to 100 मिलीमीटर इन लेंथ हो सकता है और इतना जो है 0.24 to 0.30 मिलीमीटर जो है वो उसकी वेड्थ हो सकती है। जबकि मेल वॉर्म जो है वो 40 मिलीमीटर उसकी लेंथ हो सकती है और 1 मिलीमीटर उसकी वेड्थ हो सकती है। अच्छा, एडल्ट वॉर्म जो है वो माइक्रोफिलेरी प्रोड्यूस करता है। माइक्रोफिलेरी जो है ये मैंने जैसा आपको बताया कि कुछ पैरासाइटोलॉजिस्ट इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ द लार्वी कहते हैं, कुछ पैरासाइटोलॉजिस्ट इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक डेवलपमेंटल स्टेज है जो अर्ली या फर्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज है फिलेरियल वॉर्म का। तो एडल्ट वॉर्म जो है ये माइक्रोफिलेरी प्रोड्यूस करते हैं जो 244 to 296 माइक्रोमीटर लॉन्ग हो सकता है और 7.5 to 10 माइक्रोमीटर वाइड हो सकता है, which are sheathed and have nocturnal periodicity. नॉक्टर्नल पेरियोडिसिटी इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को आप समझ ले, ये पैरासिटिक डिजीज़ में और कुछ दूसरे डिजीज़ में भी इंपॉर्टेंस रखता है। नॉक्टर्नल हम हर उस चीज़ को कहते हैं विच इज़ एक्टिव एट नाइट, यानी रात के वक्त जो चीज़ एक्टिव होती है हम उसको नॉक्टर्नल कहते हैं। तो माइक्रोफिलेरी की जो पीरियोडिसिटी है, यानी कि जिस वक्त ये एक्टिव होता है वो कौन सा वक्त है, वो नॉक्टर्नल है। यानी कि ह्यूमन बीइंग के ब्लड में, आगे हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग के ब्लड में जब आता है तो ह्यूमन बीइंग के ब्लड में ये मोस्टली रात के वक्त एक्टिव होता है, इसलिए हम कहते हैं कि उचरीरा बेनक्रॉफ्टी जो है इसकी नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी है, दैट इट इज़ एक्टिव एट नाइट इन द ह्यूमन होस्ट। अच्छा, उचरीरा बेनक्रॉफ्टी इज ट्रांसमिटेड बाय मैनी डिफरेंट स्पीशीज़ या जेनेरा ऑफ द मॉस्किटो। डिपेंड करता है कि कौन सा जियोग्राफिकल रीजन है, क्योंकि डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में डिफरेंट मॉस्किटो की जेनेरा जो है वो उचरीरा बेनक्रॉफ्टी को ट्रांसफ़र करती है ह्यूमन बीइंग में, जिसमें मोस्ट कॉमन जेनेराज है एडीज़ है,
एडीज़ के स्पीशीज़ है, एनोफ्लीस के स्पीशीज़ है, क्यूलेक्स के स्पीशीज़ है और मेंसोनी के स्पीशीज़ है। तो इन चारों जेनेरा ऑफ द मॉस्कीटो के स्पीशीज़ जो है वो वुचरीरा बेनक्रॉफ्टी को ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट कर सकती है। लाइफ साइकिल मेरे ख्याल से यहाँ शुरू कर लें तो ज़्यादा बेहतर है वुचरीरा बेनक्रॉफ्टी का। जैसे हम जानते हैं कि इट इज़ अ मॉस्कीटो बोर्न डिजीज़। तो मॉस्कीटो जब ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो ड्यूरिंग बाइट मॉस्कीटो क्या करता है कि मॉस्कीटो जो है वो लार्वी भी इंजेक्ट करता है। अच्छा, हर मॉस्कीटो में ये लार्वी नहीं होता, ये उस मॉस्कीटो में होता है जो खुद इन्फेक्टेड होता है। ये कैसे इन्फेक्टेड होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब मॉस्कीटो बाइट करता है तो ये ब्लड मील जब सक करता है तो उस वक्त जो लार्वी है, माइक्रोफिलेरी लार्वी है, वो ह्यूमन स्किन में पेनेट्रेट कर देता है। अब जब ह्यूमन स्किन में लार्वी पहुंचता है तो ये लार्वी क्या करते हैं कि ये लार्वी चले जाते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक ट्यूब्स जो हैं, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम्स के जो वेसल्स है, और ये वहाँ पे मैच्योर हो जाते हैं एडल्ट वार्म में। और एडल्ट वार्म फिर जाहिर है वहाँ पे मैटिंग करते हैं, और जो फीमेल एडल्ट वार्म है वो माइक्रोफिलेरी प्रोड्यूस्ड करती है। और ये माइक्रोफिलेरी जो है लिम्फेटिक वेसल्स में और लिम्फेटिक वेसल्स से पेरिफेरल ब्लड में भी आते हैं। तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन और पेरिफेरल सर्कुलेशन दोनों में माइक्रोफिलेरी प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे मूवमेंट करते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा कि इसकी नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी है तो नाइट के वक्त ही बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं ब्लड और लिम्फ में। अब जब इस इन्फेक्टेड पर्सन को कोई दूसरा मॉस्कीटो बाइट करता है तो विद द बाइट ब्लड मील, यानी कि जब वो खून चूसता है तो ब्लड के साथ वो इन माइक्रोफिलेरी को भी ले लेता है या इंजेस्ट कर लेता है। अच्छा, ये जो माइक्रोफिलेरी है, ये माइक्रोफिलेरी क्या करते हैं कि ये शीत जो है, इसके ऊपर जो शीत होता है वो डी-शीत हो जाते हैं और पेनिट्रेट करते हैं मॉस्कीटो के मिड गट को और माइग्रेट टू द थोरैसिक मसल्स ऑफ द मॉस्कीटो। वहाँ पे L1 स्टेज से लार्वी जो है वो L3 स्टेज में मिच्योर हो जाता है, और ये मिच्योर लार्वी चूँकि L3 स्टेज जो है ये इन्फेक्टिव है ह्यूमन बीइंग के लिए, तो ये माइग्रेट करता है मॉस्कीटो के हेड और प्रोबोसिस में। प्रोबोसिस वो वाला ऑर्गन है मॉस्कीटो का जिसके ज़रिए मॉस्कीटो ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है, उसको हम प्रोबोसिस कहते हैं। तो अगेन जब ये इन्फेक्टेड मॉस्कीटो ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो ये क्या करता है कि इस इन्फेक्टिव लार्वी को, L3 लार्वी को इंजेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग में, और इसी तरह ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ह्यूमन बीइंग जो है ये ओनली होस्ट है, डेफिनेटिव होस्ट है वुचरीरा बेनक्रॉफ्टी का, और वुचरीरा बेनक्रॉफ्टी जो है वो ह्यूमन होस्ट में अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, जबकि ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल यहाँ पे मॉस्कीटो में कंप्लीट करता है। मॉस्कीटो जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है वुचरीरा बेनक्रॉफ्टी का। अब प्रॉब्लम क्या होंगी? लिम्फेटिक फिलियासिस इन्फेक्शन जो है वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, एक्यूट ऑनसेट भी कभी कभी हो सकता है इसका। यूजुअली ये क्रोनिक जब हो जाता है तो ये सिम्टम डेवलप करता है। मेजॉरिटी ऑफ द इन्फेक्शंस आर एसिम्प्टोमेटिक। मैं हर लेक्चर में आपको कहता हूँ कि वॉर्म या हेलमेंथ के जो इन्फेक्शन है वो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। डिपेंड करता है नंबर ऑफ द वॉर्म्स पे, जिसको वॉर्म बर्डन कहा जाता है कि वॉर्म्स कितने हैं। अगर ज़्यादा वॉर्म्स हैं तो वो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर कम वॉर्म्स है तो वो सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो इसलिए मेजॉरिटी जो है वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, शो नो एक्सटर्नल साइन ऑफ इन्फेक्शन। अच्छा, यहाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि वो बॉडी में तो होते हैं तो माइक्रोफिलेरी तो ब्लड में होता है, तो दे कंट्रीब्यूट द ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट। एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में भी ये ट्रांसमिशंस जो हैं उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, एडल्ट वार्म जो है लिम्फ नोड में, हमने पढ़ा कि एडल्ट वार्म जो हैं वो लिम्फेटिक वेसल्स में रहते हैं, तो या लिम्फ नोड में रहते हैं। तो एडल्ट वार्म जो है ये लिम्फ नोड में और लिम्फेटिक वेसल्स में भी, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली ऑब्स्ट्रैक्ट द लिम्फेटिक वेसल्स। जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो बंद हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, और इट कॉज इडीमा। इडीमे का मतलब ये है कि जो लिम्फ फ्लूइड है उसका इडीमा होता है, इसलिए हम उसको लिम्फ इडीमा कहते हैं, क्योंकि वो दूसरे फ्लूइड नहीं होते, सिर्फ लिम्फ होता है। वाइल माइक्रोफिलेरी डू नॉट कॉज सिम्टम्स, माइक्रोफिलेरी जो ब्लड में मूव करता है वो कोई सिम्टम्स कॉज नहीं करता। अच्छा, अगर कभी एक्यूट
प्रेजेंटेशन होती है, जो बहुत ज़्यादा रेयर है विचुअली बेनक्रॉफ्टी के केस में, लेकिन अगर हो तो उसको हम एक्यूट एडिनोलिम्फेंजाइटिस कहते हैं। इसमें होता क्या है कि सडन ऑनसेट ऑफ द फिब्राइल होता है, यानी कि सडन अटैक ऑफ द फीवर होता है, ठीक है। उसके साथ पेनफुल लिम्फोडेनोपैथी होती है, यानी कि पेनफुल लिम्फ नोड स्वेलिंग होती है, जिसमें एपिसोडिक अटैक ऑफ फीवर होता है, यानी कि फीवर रिकरेंट फीवर होता है, फीवर आता जाता है, एपिसोड्स ऑफ फीवर होते हैं, ठीक है। associated with inflammation of the inguinal lymph node, testis and spermatic cord as well as with लिम्फेडीमा। इसके साथ साथ लिम्फेडीमा भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिम्फ एक्यूमुलेट होता है विच रिजल्ट्स इन लिम्फेडीमा। अच्छा, लिम्फेटिक फिलेरियासिस जो है अगर क्रोनिक कंडीशन तक पहुंचता है तो इट लीड्स टू लिम्फेडीमा ऑफ कोर्स, और फिर फाइनली ये लिम्फेडीमा जो है कन्वर्ट हो जाता है एलिफेंटियासिस में। एलिफेंटियासिस जो है ये स्ट्राइकिंग फीचर है उचरीरो बेनक्रॉफ्टी का या लिम्फेटिक फिलेरियासिस का। इसमें स्किन टिश्यू की थिकनेस भी होती है, फिब्रोसिस भी हो जाती है, हाइपरट्रॉफी भी होती है। यूजुअली एलिफेंटियासिस जो है लोअर लिम्ब में होता है और स्क्रूटल में होता है। स्क्रूटल मेम्ब्रेन जो है, यानी कि जो सेक ऑफ द टेस्टिस है, उसको स्क्रूटल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे लिम्फेटिक इतना ज़्यादा लिम्फ जमा हो जाता है कि ये जो आपके लोअर लिम्ब है, यानी जो आपके लेग्स हैं, ये इतने बड़े हो जाते हैं कि ये हाथी के पैरों के जिस तरह लगते हैं, इसलिए इसको लिम्फ एलिफेंटियासिस कहते हैं, ठीक है ना। और जो आपकी स्किन है लेग्स की, वो बिल्कुल हाइपरट्रॉफिक और फिब्रोसिस की वजह से बिल्कुल थिक और स्वेल हो जाती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के पिक्चर नहीं लगाए क्योंकि वो यूट्यूब पॉलिसी के अगेंस्ट है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप गूगल पे एलिफेंटियासिस लिख के वो पिक्चर दे के, ताकि आपको इस डिज़ीज़ की सीवियरिटी का अंदाज़ा हो जाए। अच्छा, जो एलिफेंटियासिस है वो यूजुअली तो लोअर लेग्स और स्क्रूटम को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। फीमेल में अदर जेनेटिलिया को भी इन्वॉल्व कर सकता है, और फीमेल में ब्रेस्ट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अपर लिम्स यानी आपके हाथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो हाथ भी एलिफेंटियासिस की वजह से बड़े बड़े हाथ हो जाते हैं, ठीक है। तो सच बॉडी डिफॉर्मिटीज़ ऑफन लीड टू सोशल स्टिग्मा। ज़ाहिर है सोशल स्टिग्मा होता है, बहुत अजीब सा लगता है, यानी कि बदनामी का दाग बन जाता है। सोशल स्टिग्मा का मतलब ये है। सब ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ पे भी ज़ाहिर है उसका असर होता है। लॉस ऑफ इनकम, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है, वो बंदा कमा तो नहीं सकता, और इंक्रीज मेडिकल एक्सपेंस बन जाते हैं उस पेशेंट के, उनके जो केयर टेकर हैं, जो फैमिली के मेम्बर है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लिम्फेटिक फिलेरियासिस जो है ये डिसफिगरिंग और डिसेबलिंग डिजीज़ है। ये बिल्कुल आपके फिगर जो है, यानी कि लोअर लिम्ब है, अपर लिम्ब है, ब्रेस्ट है, जेनेटिलिया है, जो जगह इन्वॉल्व है वो बिल्कुल डिसफिगर हो जाती है और आपको डिसेबल कर देती है। इसके ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, इसकी रिकवरी नहीं होती। थोड़ी बहुत लाइफ ऑफ द क्वालिटी के लिए थोड़े बहुत प्रोसीजर हो सकते हैं, लेकिन इसकी कंप्लीट रिकवरी पर स्टेज से नहीं होती। Elephantiasis occur mainly in patients who have been repeatedly infected over a long period. ये भी आपको पता हो कि ये नहीं है कि हर इन्फेक्शन में एलिफेंटियासिस होता है एट द एंड पे। उचरीरा बेनक्रॉफ्टी अगर बार बार आपको मॉस्किटो बाइट कर रहे हैं, बार बार आपके बॉडी में वो कुछ माइक्रोफिलेरी इंजेस्ट करें और ऐसे एडल्ट वार्म बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा एडल्ट वार्म आपके बॉडी में बन जाते हैं, तो दिस कैन लीड यू टू दिस डेट्रीमेंटल कंडीशन, ठीक है। अच्छा, एक और क्रोनिक सिंड्रोम है, उसको ट्रॉपिकल पल्मोनरी इसिनोफिलिया कहते हैं, और ये अकल्ट फिलेरियासिस है। अकल्ट फिलेरियासिस का मतलब ये है कि जो क्लासिकल फिलेरियासिस हैं, जिसमें से लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है, लिम्फोडेनोपैथी होती है, ये वाले सिम्टम्स नहीं होते, बल्कि ब्लड में आपको कोई साइन नहीं मिलते माइक्रोफिलेरी के प्रेजेंस है, इसलिए इसको अकल्ट कहते हैं, यानी छुपा हुआ फिलेरियासिस, अकल्ट फिलेरियासिस इसको कहते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि ड्राई पेरोक्सिमल नॉक्टर्नल कफ होता है। नॉक्टर्नल कफ, द कफ विच इज़ एक्टिव एट नाइट, यानी कि रात के वक्त कफ आता है। पेरोक्सिमल का मतलब ये है कि अनकंट्रोल्ड सीरीज ऑफ द कफ, कि एक दफ़ा आपको कफ शुरू हो गया तो वो इतना वायलेंट और अनकंट्रोल होता है कि आपको सांस लेने का टाइम भी नहीं मिलता, ठीक है। इसको पेरोक्सिमल नॉक्टर्नल कफ बोलते हैं।
और वीजिंग भी होती है। वीजिंग का मतलब ये है कि इस कफ की वजह से फिर एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी कि सीटी की जैसा साउंड प्रोड्यूस होता है। डिस्प्निया हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, मलेज, जनरल बॉडी पेन हो सकता है विद कैरेक्टरिस्टिक्स पेरिफेरल ब्लड एसिनोफिलिया। और ये क्यों होता है कि कभी कभी आपकी जो बॉडी है वो एलर्जिक रिएक्शन शो करती है टूवर्ड्स द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोफिलेरी जो आपके टिश्यू में प्रेजेंट होता है, क्योंकि अकल्ट फिलेरियासिस में जो फिलेरिया है वो ब्लड और लिम्फ के बजाय दूसरे टिश्यूज़ में चला जाता है, तो वहाँ पे फिर एलर्जिक रिस्पॉन्स डेवलप होता है विच रिजल्ट इन द ट्रॉपिकल पल्मोनरी एसिनोफिलिया। लेबोरेटरी में हम किस तरह डायग्नोज करेंगे लिम्फेटिक फिलेरियासिस जो है? आइडेंटिफाई बाय द फाइंडिंग ऑफ माइक्रोफिलेरी इन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। ठीक है, माइक्रोफिलेरी उचरीरा बेनक्रॉफ्टी और ब्रोगिया के स्पीशीज़ जो हैं, इन दोनों की नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी है, यानी रात के वक्त भी एक्टिव होते हैं, तो इसलिए एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि आप रात के वक्त ब्लड को कलेक्ट करें। एंटीजन डिटेक्शन के लिए भी एसेज हैं, जिसमें से इम्यूनो एसे हैं फॉर सर्कुलेटिंग फिलेरियल एंटीजन्स। ये भी अच्छा है, डायग्नोस्टिक में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि कभी कभी माइक्रोफिलेरी जो है वो लो होता है, तो फिर उसकी सेंसिटिविटी कम होने की वजह से हम माइक्रोफिलेरी को ब्लड में डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो आप एंटीजन भी डिटेक्ट कर सकते हैं या एंटीबॉडीज़ भी डिटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट एंट्रीफिलेरियल एंटीजन। ठीक है, आपको माइक्रोफिलेरी जो है इस तरह नज़र आएगा। ये जिम्जा स्टैंड स्मेयर है। ठीक है, 240 to 30 माइक्रोमीटर लेंथ इसकी होती है इस माइक्रोफिलेरी की। और दूसरी बात ये है कि जेंटली कर्व बॉडी होती है, ये आप देख रहे हैं जेंटली कर्व बॉडीज़ है। और टेल जो है इट टेपर इन पॉइंट, यानी बिल्कुल जाते जाते इन पे सॉरी यानी बिल्कुल जाते जाते वो इंड पे पतला हो जाता है, पॉइंटेड इंड बन जाती है, तो इसको कहते हैं टेपर टू इंड, यानी कि बिल्कुल जाते जाते वो टेपर होता है, यानी पतला होता है बिल्कुल एक पतला सा नोक बन जाता है, तो दैट इज़ नॉन एज टेपर टू इंड। अगर आपका कोई क्वेश्चन सजेशंस हो, यू कैन राइट मी। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे होंगे। अगर आपको लेक्चर से फ़ायदा हो रहा है तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी हिट कर दे, और हमारा चैनल देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।